न्यूज़ 18 इंडिया। कबीरदास जी का एक बहुत ही मशहूर दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। लेकिन आज की राजनीति में खुलकर जाति की राजनीति की जा रही है। संविधान की भावना और संविधान निर्माता अंबेडकर जातियों को खत्म करके समता मूलक समाज पर जोर देते हैं, लेकिन चुनाव के पहले वोट बैंक की छीना झपटी के लिए खुल्लम खुल्ला कास्ट पॉलिटिक्स भी की जा रही है। इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले क्या विपक्ष सबसे बड़ी गलती कर चुका है? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को छेड़ दिया है जिसकी वजह से अब तक बीते 10 सालों में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। दरअसल राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी जाति से नहीं आते। राहुल गांधी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जनरल कास्ट से आते हैं। आखिर ये विवाद क्यों छिड़ा? प्रधानमंत्री के बयान ने आखिर पूरे विपक्ष को बेचैन क्यों कर दिया? इस सवाल का जवाब आपको आगे देंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के बयान को देखते हैं कि आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को निजी तौर पर निशाना बना रहे हैं। भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हर बीजेपी के कार्यकर्ता को ये बताना। ओके। मोदी की जाति ने कांग्रेस पार्टी को बहुत परेशान कर दिया है। इसकी वजह समझने के लिए आपको 2009 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को समझना पड़ेगा। साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी को 24% वोट मिले थे, जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले और कांग्रेस पार्टी को 15% ओबीसी वोट मिले। और इसी तरह आगे 2019 के चुनाव में भी बीजेपी का आंकड़ा और बेहतर हो गया। 2019 में बीजेपी को 44% ओबीसी वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 15% ओबीसी वोट से ही संतोष करना पड़ा था। यहाँ तक कि क्षेत्रीय पार्टियों का ओबीसी वोट भी लगातार घटता चला गया। 2009 में लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों को 54% ओबीसी वोट मिले थे, जबकि साल 2014 में क्षेत्रीय पार्टियों को सिर्फ 51% ओबीसी वोट मिले और 2019 में तो ये आंकड़ा घटकर 41% तक रह गया। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी और क्षेत्रीय दलों के ओबीसी वोट बैंक को बहुत तगड़ा और बहुत गहरा झटका लगा है और यही वजह है कि राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दरअसल ओबीसी कास्ट से आते ही नहीं हैं। सच्चाई क्या है? इस विवाद में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हमारे पास सरकारी दस्तावेज हैं, जिससे हम आगे इस पूरे मामले की सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। दरअसल लोकसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दलों की तरफ से लगातार ये मुद्दा उठाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ओबीसी और SC/ST वर्ग के नेताओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है। इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना उदाहरण दे दिया और यही बात पूरे विपक्ष को बहुत ज्यादा चुभ गई। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यहाँ आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। दरअसल
बीजेपी ने लगातार ओबीसी वोट को लेकर के बहुत मजबूत घेराबंदी की है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई विश्लेषकों का ये दावा है कि इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की रणनीति के हिसाब से उत्तर प्रदेश और बिहार में अखिलेश और तेजस्वी के यादव वोट बैंक में सेंधमारी करना बेहद जरूरी है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में यादव वोट बैंक का लगभग 10% होने का दावा किया जाता है। ऐसे में मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, अगर उनका प्रभाव हुआ और 2-2% भी यादव वोट बैंक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर खिसक जाते हैं, तो इससे बीजेपी की रणनीति के मुताबिक उसे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चुनावी हार ने एक बार फिर उसे अपनी रणनीति पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है और इसीलिए बहुत ही चतुराई के साथ कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति को मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी इसमें लीड रोल निभा रहे हैं, लेकिन जो दावे राहुल गांधी ने किए हैं उसको बीजेपी ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी को देश ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया। हताशा में वो बेबुनियाद बातें करते रहते हैं। मोदी जी को देश के गरीब अपना नेता मानते हैं, मोदी जी को देश के ओबीसी अपना नेता मानते हैं। वो बोलते रहे हताशा में। बेबुनियाद शर्मनाक आरोपों का जवाब दे करके मैं राहुल गांधी को सम्मान नहीं देना चाहता। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मोदघाची जाति से आते हैं। मोदघाची जाति गुजरात सरकार की सूची में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के रूप में शामिल है। गुजरात में एक सर्वे के बाद मंडल आयोग ने सूचकांक 91A के तहत ओबीसी की एक सूची तैयार की, जिसमें मोदघाची जाति शामिल थी। भारत सरकार की गुजरात के लिए 105 ओबीसी जातियों की सूची में मोदघाची को भी शामिल किया गया है और तब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी ने राहुल गांधी को भी ये याद दिलाया कि मोदघाची जाति को ओबीसी की सूची में शामिल करने की अधिसूचना 25 जुलाई 1994 को जारी की गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में कांग्रेस का ही शासन था। बीजेपी की तरफ से 27 अक्टूबर 1999 की उस अधिसूचना को भी जारी किया गया, जिसके पेज नंबर 3 पर मोदघाची जाति का जिक्र भी है, जिसमें गुजरात राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में मोदघाची जाति के बारे में लिखा गया है। SC, ST, OBC उनको बड़ी भागीदारी लेने में कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। एनडीए के अंदर हमने 10 साल काम करने का मौका मिला। हमने पहले दलित को और अब आदिवासी को, हमने हमेशा हमारी प्राथमिकता क्या है सब। अगर प्रधानमंत्री मोदी के जाति के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी बार बार उठाती है, तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी? क्योंकि बार बार इस मुद्दे को जितना उठाया जाएगा, बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक उतना ही मजबूत होता जाएगा। बीजेपी ने गठबंधन के माध्यम से भी पिछड़े वोट बैंक को जोड़ने का जबरदस्त प्रयास किया है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा अब बीजेपी के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले नीतीश के पाले में चले गए थे, फिर नीतीश से पहले ही बीजेपी के साथ नजर आने लगे और अब तो नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ हैं। नीतीश कुमार ने ही राम मंदिर, ज्ञानवापी और मथुरा के कमंडल वाले मुद्दे को पीछे हटाने के लिए मंडल वाली जाति जनगणना की मुहिम चलाई। नीतीश को उम्मीद थी कि बीजेपी के मुद्दे के खिलाफ जिस तरह का एजेंडा सेट किया गया है, कांग्रेस पार्टी उनको तवज्जो देगी, लेकिन जब गठबंधन में उनको संयोजक का पद नहीं मिला तो उन्हें निराशा हुई और अब नीतीश बीजेपी के साथ खड़े हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की है और आश्वासन भी दिया कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे। अरे पहले जहाँ थे, अरे भैया नीचे ही कीजिए, नीचे करो, बिटू नीचे करो, नीचे कर दो। उधर ही हो गए, अब सब दिन के लिए परमानेंट उधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छी बात। बीजेपी की तैयारी और जीत का रिकॉर्ड
कांग्रेस से बहुत बेहतर नजर आता है। लोकसभा में 131 आरक्षित सीटें हैं, देश के अंदर 84 अनुसूचित जाति की सीटें हैं और देश में 47 अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें हैं। साल 2019 में बीजेपी ने चुनाव में 131 में से 77 आरक्षित सीटों को जीतकर नंबर 1 की पोजीशन हासिल की थी और इसके बाद कांग्रेस पार्टी का नंबर आता है जो सिर्फ 9 आरक्षित सीटें ही जीत पाई थी। इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि आरक्षित वर्ग पर अब बीजेपी की पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है।